नमस्कार दोस्तों, ये हमारे HTML कोर्स की सेकंड वीडियो है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इमेज टैग और कुछ एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इमेज टैग क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, जब भी हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे इमेजेस यूज किए जाते हैं जिनकी अलग अलग विड्थ और हाइट होती है और उन पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स भी यूज किए जाते हैं। तो उसी तरीके से इमेज टैग को हम हमारे वेब पेज के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें नीड होगी कुछ इमेजेस की। तो हम चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रखा है day2 नाम का, जिसके अंदर एक फ़ोल्डर के अंदर रखी हुई है इमेज और यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोल्डर बना रखे हैं। पहले मैं इसको बिल्कुल आसान कर देता हूँ, तो अपनी इंडेक्स फाइल को बाहर ले आता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर day2 नाम के फ़ोल्डर के अंदर मैंने सारी फाइल्स रखी हुई हैं। इमेज फ़ोल्डर के अंदर इमेज रखी हुई है, इंडेक्स फाइल बाहर रखी हुई है। ठीक है। अभी मैं इंडेक्स फाइल को ओपन कर लेता हूँ और ये नोटपैड के अंदर ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैंने टाइटल लिख रखा है अनपेयर टैग नाम से, और बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इमेज टैग। ठीक है। मैंने यहाँ पे इमेज टैग लगाया और इस फाइल को सेव किया। अब हम इसको जाके चेक करते हैं क्रोम के अंदर कि इस फाइल के अंदर इमेज अप्लाई हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, टाइटल ठीक है लेकिन कोई इमेज यहाँ पे शो नहीं हो रही है। अब ऐसा क्यों है तो मैं आपको समझाता हूँ कि हमने यहाँ पे इमेज टैग तो यूज किया है, लेकिन इमेज टैग के अंदर कोई इमेज नहीं बता रखी कि कहाँ से इमेज आएगी। तो इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले कि इमेज को अप्लाई करने के लिए हमारे पास में कुछ एट्रीब्यूट्स होता है, और वो एट्रीब्यूट होता है श्योर्स। श्योर्स का शॉर्ट फॉर्म होता है SRC, और SRC लिखकर ही हम इमेज को फैच करते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं एक एट्रीब्यूट। ठीक है। अब एट्रीब्यूट तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, लेकिन इमेज की लोकेशन कैसे लेके आएंगे कि भाई हम कहाँ पे, क्योंकि हमारे सामने समस्या ये है कि एक फोल्डर है इमेज नाम का, और यहीं पे फाइल है हमारी index.html की। ठीक है। और इस इमेज के अंदर वो JPG रखी हुई है, 1.jpg रखी हुई है, मान लो ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये JPG रखी हुई है। अब हम इंडेक्स फाइल से इस JPG को फैच करना है, और ये दोनों एक ही फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं। तो इनकी कंडीशन क्या है? रिलेटिव कंडीशन। ये रिलेटिव कैसे हुए? ये day2 फोल्डर के अंदर दोनों एक ही स्थान पर रखे हुए हैं, तो ये एक दूसरे के रिलेटिव हो गए। ठीक है। कोई भी फाइल जो एक ही जगह पे रखी हुई है या किसी फोल्डर के एक मेन फोल्डर के अंदर रखी हुई हैं, वो सारी रिलेटिव होती हैं एक दूसरे से। अभी यहाँ पर देखिए, दोनों की लोकेशन सेम है, तो ये रिलेटिव हुई एक दूसरे की। तो मुझे सिर्फ कुछ नहीं लिखना है, सबसे पहले देना है इमेज का फोल्डर का नेम, उसके बाद में लिखना है स्लैश लगा के इमेज का नेम। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ img/1.jpg हमारी फाइल का नाम है, और मैंने इसको किया सेव, और यहाँ पे जाके मैंने किया रिफ्रेश। तो यहाँ पे हमारी इमेज आ चुकी है। अब हमें सामने एक चीज़ आ रही है कि इमेज काफ़ी बड़ी है, यानी कि इसकी विड्थ और हाइट कुछ डिसाइड नहीं है। तो अब इसे हम मैनुअल विड्थ देना चाहते हैं, तो हमारे पास में एक एट्रीब्यूट होता है विड्थ नाम से। विड्थ इज इक्वल टू, मान लो हमें 5 पिक्सल रखना है, तो हमें यहाँ पे px लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि विड्थ के अंदर ऑटोमेटिकली इनबिल्ड होता है पिक्सल्स। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सेव करता हूँ और फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए, हमारी इमेज स्मॉल हो चुकी है, यानी कि 500 विड्थ इसकी हो चुकी है। इसी तरीके से दोस्तों, हमारे पास एक एट्रीब्यूट और होता है हाइट नाम से। यदि हमें इसकी हाइट को बदलना हो तो हाइट, मान लो मुझे हाइट भी 500 करनी है। देखो, पहले इमेज हमारी कैसी है, इस तरीके से है, लेकिन अभी मैं 500 करके इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे फाइल को हम करते हैं रिफ्रेश। तो देखो, हमारी हाइट भी इमेज की चेंज हो चुकी है।
इस तरीके से दोस्तों विड्थ और हाइट काम करता है। अब विड्थ कौन सी होती है इमेज की और हाइट कौन सी होती है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखो, ये जो इसका एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसका, ये तो है विड्थ, ठीक है। और ये जो एरिया है इसका ऊपर यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, ये होती है हाइट। तो अब हम समझ चुके होंगे कि विड्थ और हाइट क्या होती है, ठीक है। अभी इसी तरीके से हमारे पास में एक एट्रीब्यूट होता है अल्टरनेटिव का। अल्टरनेटिव को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ALT। अब अल्टरनेटिव का क्या काम होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ALT लिख दिया और हमारे पास में ये जो इमेज आ रही है, यहाँ पे एक बल्ब की इमेज आ रही है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बल्ब इमेज, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेव किया और रिफ्रेश किया, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन मान लो बाय डिफ़ॉल्ट कभी ये इमेज फैच नहीं हो, जैसे यहाँ पे मैंने इमेज का नेम गलत दे दिया और मैं सेव करता हूँ और इमेज फैच नहीं, क्योंकि ऐसी कोई इमेज है नहीं तो फैच नहीं होगी। जैसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आपको इंडिकेट मिल जाएगा कि बल्ब इमेज, यानी कि आप अंदाज़ा, अगर आप डेवलपर हो, आपने एक कोड लिखा है और इमेज फैच नहीं हो रही, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे बल्ब की कोई इमेज थी, वो फैच नहीं हो रही है, तो उसको आपको फैच करने में सहायता मिलेगी। इस तरीके से यूज़र को भी मैसेज दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने कितने एट्रीब्यूट पढ़ लिए? SRC एट्रीब्यूट पढ़ लिया, विड्थ हाइट एट्रीब्यूट, अल्ट ये पढ़ लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इमेज को फैच करने के लिए हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और हमारे सामने कौन कौन से टास्क हो सकते हैं। तो देखो, हमारे पास में कई समस्याएं आ सकती हैं, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास में यहाँ पे एक फ़ोल्डर है, ठीक है, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर एक फ़ोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर हमारी इंडेक्स फाइल है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। और इस फोल्डर के अंदर भी एक फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर 1.jpg एक फ़ाइल रखी हुई है और इस फोल्डर का देखो नाम है img, इसका नाम है लोगो, यहाँ पे है यूज़र और यहाँ पे है व्यू। अब देखो, मान लो हम इस इंडेक्स फाइल में काम कर रहे हैं और हमारी ये 1.jpg हमारी इमेज टैग के अंदर यूज करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया img और यहाँ पे src फाइल लगाई इज इक्वल टू। अब हमारे पास में पाथ कैसे बनेगा? इंडेक्स फाइल में हम काम कर रहे हैं लेकिन हमें यूज करना है ये वाली फाइल, तो सबसे पहले हमें आना पड़ेगा इस फोल्डर में, फिर इसके बाद में जाना पड़ेगा हमें इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे जैसे ही हम चल जाएंगे तो ये आइडल जगह पे हम आ जाएंगे। तो हमें सबसे पहले इसमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमेशा एक स्टेप बैक जाने के लिए डबल डॉट लगाना पड़ता है, फिर हम स्लैश लगाएंगे, यहाँ पे आ चुके हम, ठीक है। अब हमें एक स्टेप बैक और जाना है तो फिर हमको यहाँ पे डबल डॉट लगाना है, फिर हमें स्लैश लगाना है, हम यहाँ पे आ गए। अब हमें जाना है इमेज फाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद में हमने लिख दिया इमेज, फिर स्लैश लगाया। अब जाना है हमें लोगो के अंदर, लोगो में चला गए, फिर स्लैश लगा के हमें यहाँ पे लिखना है 1.jpg। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जब हमें बैक जाना होता है तो हमें डबल डॉट का उपयोग करना पड़ता है। इसी तरीके से हम किसी भी इमेज को फैच कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी रिलेटिव फोल्डर के अंदर रखी गई हो, ठीक है। अभी मैं आपको इसको लाइव एग्जांपल से समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको फाइल को यहाँ से बंद करता हूँ और इसको उठाता हूँ, यहाँ से यूज़र के अंदर गया, व्यू के अंदर गया, मैंने अपनी इंडेक्स फाइल को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। मैंने इसको ओपन कर लिया, ओके। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर डे 2 में जाता हूँ, इमेज के अंदर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ लोगो नाम से और उसके अंदर डालता हूँ 1.jpg को या फिर 2.jpg को यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है।
अब हमें फ़ाइल फैच करनी है 2.jpg, जो अभी मैंने आपको समझाया था सेम वही पता है। तो अब हमें यहाँ पे देखो हमारी कंडीशन क्या है, day2 नाम का एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर यूज़र नाम का एक फ़ोल्डर है, फिर व्यू नाम फ़ोल्डर है, फिर इंडेक्स है। यानी कि अगर हमें पहले सबसे पहले कहाँ आना पड़ेगा, व्यू में आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा यूज़र्स या इस जगह पे, फिर इसमें जा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले बैक आने के लिए डबल डॉट लगाना पड़ेगा, फिर हम आ गए व्यू में, फिर हम एक डबल डॉट लगाया, फिर आ गए हम मेन जगह पे। अब हमें जाना है इमेज फोल्डर के अंदर और फिर लोगो के अंदर, फिर /2.jpg नाम से हमने उसके अंदर एक जेपीजी फाइल रख रखी है। मैंने यहाँ पे इसको सेव किया और अभी हम इसको करते हैं ओपन। तो मैंने अपनी इंडेक्स फाइल को गूगल क्रोम के अंदर ओपन किया और देखो ये फाइल फैच हो चुकी है। इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी फाइल को फैच कर सकते हैं। अब हम आपको समझाते हैं सेकंड जो कंडीशन होती है इमेज को फैच करने की, वो क्या होती है। जैसे ये एक फोल्डर है, इसके अंदर चाहे कितने भी फोल्डर हो और कितनी भी फाइल्स हो, कहीं पर भी इमेज रखी हो, मेन फोल्डर के अंदर अगर कोई चीज़ है तो ये हो गया हमारा रिलेटिव फील्ड। ठीक है, ये तो है हमारा रिलेटिव पाथ। लेकिन दोस्तों हमारे सामने कंडीशन क्या आती है कई बार कि हमारा फोल्डर ये है, ठीक है, जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, मेन फोल्डर। लेकिन हमने इमेज फाइल को उठाया है हमारी सी ड्राइव से। ठीक है, तो इन दोनों का पाथ दोनों का अलग है। मेन फोल्डर में हमारी फाइल रखी हुई है लेकिन हमने फाइल को यूज किया है यहाँ से। तो ये कौन सी मेथड हो गया, ये हो गया एब्सोल्यूट मेथड। तो दोस्तों एब्सोल्यूट फाइल को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो आपको समझाता हूँ। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक इमेज यूज कर रखी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक दूसरी इमेज ले लेता हूँ सेम। मैंने यहाँ पे एक इमेज टैग लगाया और यहाँ पे SRC के अंदर मैं एक काम करता हूँ, अपने डाउनलोड के अंदर जाता हूँ अपनी, और डाउनलोड पे मैंने यहाँ बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड कर रखी है। तो मैं इस HTML.png का पाथ को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉपी पाथ का ऑप्शन आ गया मुझे, और मैंने अपनी यहाँ पे इसको पाथ को डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे फाइल को रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे HTML की इमेज भी आ चुकी है, और ये हमने जो यूज़ किया है इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट पाथ। अब इसमें हमें नुकसान क्या है वो बता देता हूँ। जैसे हमारे पास में day2 के अंदर पूरी फाइल रखी हुई है, फ्यूचर में मैं इस प्रोजेक्ट को किसी और पर्सन को शेयर करता हूँ तो यहाँ पे जो इमेजेस रखी हुई हैं ये मैं इसको जिप फाइल बना के शेयर कर सकता हूँ। लेकिन मैंने इस फाइल का जो पाथ है वो यूज़ किया है सी ड्राइव से, यूज़र एडमिन डाउनलोड के अंदर फाइल रखी हुई है। तो मैं अपनी सी ड्राइव का डेटा तो देने वाला हूँ नहीं, और जब मैं इस प्रोजेक्ट को आगे दूंगा तो वहाँ पे कुछ इमेजेस नहीं मिल पाएंगी, उसकी वजह से फ़ाइल हमारी करप्ट हो जाएंगी और प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी हमने समझा इमेज टैग और उसके एट्रीब्यूट 3 से 4 ही होते हैं। एक होता है हमारे पास विड्थ, हाइट, सोर्स और अल्टरनेटिव। तो दोस्तों इसके अलावा भी एक एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं टाइटल एट्रीब्यूट। ठीक है, ये एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है, यानी कि आप किसी भी टैग के अंदर इसको लगा सकते हो। ये हमें उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है। अब हम यहाँ पे जो चीज़ भी लिखेंगे वो उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लिख सकते हैं, और ये हमें उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। तो किस तरीके से यूज करते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक इमेज टैग लगा रखा है तो हम यहाँ पे लगा देते हैं टाइटल टैग। टाइटल में हम यहाँ पे लिख देते हैं झरना। ठीक है, और देखो अब मैंने इसको रिफ्रेश किया
और जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो यहाँ पे देखो जो मैंने लिखा था टाइटल के अंदर वो यहाँ पे शो हो रहा है हॉवर में। यानी कि ये एट्रीब्यूट हमें इन्फॉर्मेशन देता है पर्टिकुलर टैग की कि हमें उसमें क्या इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। ठीक है, तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इमेज टैग को समझ गए होंगे। इसके अलावा हम 2 टैग पढ़ेंगे छोटे छोटे से, उनका कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे काम आते हैं। जैसे सबसे पहले है हमारा BR टैग और एक है हमारे पास में HR टैग। इसकी मदद से हम क्या एक प्रोजेक्ट बनाएंगे आज। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक H3 टैग के अंदर होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस लिखा है, साथ में एक पैराग्राफ जोड़ा है और एक नीचे इमेज है। ठीक है, तो अभी हम BR टैग और HR टैग का क्या उपयोग होता है वो समझते हैं। सबसे पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, देखो हमारे पास होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, आ गया। नीचे पैराग्राफ आ चुका है और नीचे एक इमेज आ चुकी है जो हमने यूज की थी अभी। अब हम चाहते हैं यहाँ पे हमें एक लाइन चाहिए इक्वली, तो हम यहाँ पे नॉर्मली HR टैग लगा देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे HR टैग लगाया और पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास एक इक्वली लाइन आ गई है। और अब मैं चाहता हूँ कि जो टुडे है ये एक नेक्स्ट लाइन से शुरू हो, तो हमें मात्र यहाँ पे BR टैग का उपयोग करना है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखो ये अगली लाइन में जा चुका है। तो इसी तरीके से हम BR और HR टैग का उपयोग कर सकते हैं। अब इसकी सहायता से मैं आपको एक प्रोजेक्ट देने वाला हूँ, उसको आपको ध्यान से समझना है और वो प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपके लिए ये पेज बनाया है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस लिखना है। साथ में यहाँ पे एक पैराग्राफ होना चाहिए बड़ा सा, कम से कम 5 से 6 लाइन होगा, जिनको आप ब्रेक में तोड़ोगे यहाँ पे। और यहाँ पे इमेज 1 की जगह यहाँ पे 3 से 4 इमेज यूज करोगे, अलग अलग फोल्डर में रखनी है आपको। ठीक है, इस तरीके से ये आपके टास्क होने वाले हैं। मैं आपको कुछ यहाँ पे भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से एक लाइन होगी, यहाँ पे लिखना होम, यहाँ पे लिखना अबाउट, ठीक है, और यहाँ पे लिखना कॉन्टैक्ट। यहाँ पे 9 इमेज यूज करना। अब 3-3 इमेज यूज करनी है, पिक्सल्स आपको देने हैं। अगर आपको नीचे ब्रेक डाउन करनी है तो BR टैग का उपयोग करना है दोस्तों। और अगर आपको फिर कोई समस्या आती है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना अपनी समस्या के साथ में, हम उसको सॉर्ट आउट कराएंगे। फिर यहाँ पे एक नीचे लाइन खींचनी है, उसके नीचे आपको फिर से दो इमेज 3 इमेज यूज करनी है। ठीक है, तो दोस्तों अभी का आपका टास्क मैंने आपको बता दिया है, ये आपको पूरा करना है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट क्लास में बैठोगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी अगर ये टास्क आप नहीं करोगे तो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, हम कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए। तब तक आप इस कोड को इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देख लें। धन्यवाद।